चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 फिजिक्स के लिए अगला वीडियो हम आपको दे रहे हैं। इसमें आज आप वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। बल युग्म का आघूर्ण, सबसे पहले हम इसका एक फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है। यहाँ पे हम इंडेक्शन भी देते जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र और इसमें हम कोई द्विध्रुव कुछ कोण बनाते हुए रख देते हैं। एक द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा हम पीछे वीडियो में क्लियर हम करा चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के बीच की लंबाई 12 मीटर होती है और इस पर -q व +q आवेश होते हैं और ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक हिसाब से ऐसे कहें, हमें आपको बोलचाल की भाषा में एक एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे एक नदी में पानी बहता है, ऐसे अगर एक लकड़ी हम ऐसे डाल दें सीधे सीधे नदी में एक लकड़ी खोसें तो लकड़ी क्या होगी, कुछ दूर बाद यानी छोड़ते ही वो गिर जाएगी और गिरने के बाद नदी के समांतर गिरकर तैरने लगेगी। अर्थात यहाँ पर भी वही क्रिया आएगी कि ये एक तरह से वैद्युत क्षेत्र जो इस यानी एक दिशा में लग रहा है, ये एक नदी के तरीके है और इस पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। थीटा कोण बनाते हुए, जैसे यहाँ पर कि नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पर एक ऐसे लकड़ी अगर नदी में पानी में ऊपर खोस दिया जाए, छोड़ने पर लकड़ी ऐसे गिर जाएगी और फिर तैरने लगेगी। वही काम यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र एक ऐसी इस दिशा में बह रहा है, हमारी उंगली के उल्टा दिशाओं में, और यहाँ पर हमने एक थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रख दिया। वैद्युत द्विध्रुव में -q +q, ये पिछली परिभाषा में हमने आपको बता दिया था कि दोनों सिरों पर बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के, यानी एक धनात्मक तो दूसरा ऋणात्मक ऐसे आवेश होते हैं और इनके बीच की दूरी 12 मीटर होती है। तो यहाँ पर दो बल कार्यरत होंगे। एक बल ऐसा होगा जो इसको आगे की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा और एक बल इस पर ऐसा होगा जो इसको पीछे की ओर ले जाने का प्रयत्न करेगा। नहीं, दो बल यहाँ पर कार्यरत होंगे। नहीं, कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि लकड़ी हमने सीधे खोसा लेकिन वो फिर नदी के समांतर गिर गई। क्यों गिरी? क्योंकि उस लकड़ी पर नीचे से एक बल आगे की ओर लग रहा है और इस पर एक बल पीछे की ओर लग रहा है, तभी लकड़ी समांतर होकर गिर जाएगी और तैरने लगेगी। वही काम इस पर होता है। तो अब एक चीज यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान देना जरूरी है कि यहाँ पर दोनों बल विपरीत दिशा में लगते हैं मगर बराबर होते हैं। अगर बराबर नहीं होंगे तो लकड़ी पहले इस अवस्था में रखी गई है, वो समांतर गिरेगी, तैरने लगेगी। अगर बराबर नहीं होंगे तो लकड़ी फिर ऐसे घूम जाएगी। इसलिए ये विपरीत बल दोनों बराबर होते हैं। वह यहाँ पर भी वही काम होगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल इधर की ओर, ये वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र एक अपनी ताकत लगाएगा जो वैद्युत द्विध्रुव को आगे की ओर ठेलेगा और इस द्विध्रुव का अपना एक फोर्स लगेगा नीचे से उसके अपोजिट यानी विपरीत उधर की ओर, लेकिन ये दोनों बल आपके बराबर होंगे। अब यहाँ पर हम इसकी एक परिभाषा बनाएं कि बल युग्म का आघूर्ण की। तो पहले हम सबसे पहले इसको हम लिखेंगे जैसे हमने बनाया कि माना वैद्युत क्षेत्र E बराबर तथा एक ही दिशा में बह रहा है।
बह रहा है। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ये है आपका वैद्युत क्षेत्र, इसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये जो लाइनिंग ऐसे एरो खींची गई है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे चुंबक, अगर हम यहाँ चुंबक रख दें और इसके चारों ओर एक मान लीजिए एक यहाँ लोहे की कील रख दें, तो चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रखिए कील, इसको यहाँ से ही वो आकर्षित नहीं कर पा रहा है, हमने कील को थोड़ा और आगे खिसका दिया, इसको आकर्षित कर लिया। इसका मतलब इस चुंबक का वैद्युत क्षेत्र यहाँ तक लग रहा है और साथ में वो इसको खींच रहा है। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि माना वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर तथा एक ही दिशा में लग रहा है। यहाँ देख लीजिए ये सभी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बराबर व एक ही दिशा में, कोई ऐसा नहीं कि एक इस दिशा में जा रहा है दूसरा इस दिशा में जा रहा है, ऐसा नहीं है, यानी सभी एक ही दिशा में लग रही हैं। और इस पर थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, जिस पर -q व +q आवेश हैं। यानी इसी वैद्युत क्षेत्र में एक थीटा कोण बनाते हुए, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये है और इस लाइन से एक थीटा कोण बनाते हुए, कि जैसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और हम वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रख देते हैं, तो यहाँ से यहाँ के बीच में थीटा कोण बन रहा है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30, 35, 60, 55 कुछ भी हो सकता है। तो थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव हमने रख दिया। ये अब हमने वही चीज लिखा है, इसमें थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, जिस पर -q व +q आवेश है। देखिए यहाँ वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिस पर -q व +q आवेश है। इस द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l मीटर है। देखिए इस द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या है, 2l मीटर है। अभी थोड़ी सी हिंदी और हम आपको इसके बारे में लिखना है, चलिए मैं भी लिख दे रहे हैं। इस द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण दो बल बराबर तथा विपरीत दिशा में लग रहे हैं। देखिए इस द्विध्रुव पर दो बल, एक बल देखिए एक इधर को लग रहा है और एक इधर को लग रहा है, दोनों बल बराबर, यानी इस द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण, इस द्विध्रुव पर क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही एक इसका कारण है, इस पर दो बल लग रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण दो बल बराबर, दो बल लेकिन दोनों बराबर तथा विपरीत दिशा में, एक उत्तर तो एक दक्षिण, या एक पूरब तो एक पश्चिम, इस विपरीत दिशा में लग रहे हैं। अब इतनी हिंदी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अगर एक फिगर हमारा कंप्लीट है, हमें सही तरीके से आ रहा है, तो इसे हम अपने द्वारा बनाकर लिख सकते हैं कि माना एक वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर तथा एक ही दिशा में बह रहा है। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में बराबर तथा एक ही दिशा में बह रहा है। इसमें थीटा कोण बनाते हुए वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। इसमें थीटा कोण बनाते हुए एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं,
जिस पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश हैं, इनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तब इस द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण दो बल बराबर तथा विपरीत दिशा में लगेंगे। अब ऐसी अवस्था में, अब इसको आप लोग एक बार अगर उतारना चाहें तो उतार लेंगे, नहीं तो हम ये रख के दे रहे हैं, या अपने से आप बनाकर लिख भी सकते हैं। इसके बाद अब ये जानिए कि इस पर एक लंबवत मतलब वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, यानी वैद्युत क्षेत्र से जो 90 अंश का कोण बनाए, लंबवत एक क्रिया काम करेगी, जिसका अगर हम ये कह दें कि अगर ये दूरी आपकी 12 मीटर है, तो लंबवत के लिए कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि लंबवत के लिए साइन थीटा का प्रयोग होता है और समांतर के लिए cos थीटा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये लंबवत बल रेखा है, इसलिए यहाँ पर यानी इसकी लंबाई हो जाएगी 2l साइन थीटा, लंबवत बल रेखा। अब हम आपको इसके द्वारा, ये तो खाली इसकी इतनी हिंदी होगी, अब इसके द्वारा हम बल युग्म का गुण की डिफिनीशन बनाएंगे। तो बल युग्म के आघूर्ण की डिफिनीशन, एक ही जान लेना कि बल युग्म के आघूर्ण को हम तो, या ऐसे हम तो भी बोलते हैं, तो से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर परिभाषा बनाए, तो बराबर एक बल गुणे द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी। इसी अगर ये फार्मूला आपने क्लियर कर लिया तो इसके द्वारा परिभाषा बना सकते हो। यहाँ पर परिभाषा बन सकती है कि बल युग्म का आघूर्ण किसे कहते हैं, तो बल युग्म का आघूर्ण उस द्विध्रुव पर लगने वाले किसी एक बल तथा द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर परिभाषा बना दे रहे हैं, यानी अगर आपको फार्मूला याद है तो परिभाषा आप अपने द्वारा बना सकते हो कि किसी द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण उसके एक बल व द्विध्रुव पर लगने वाली द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसके फार्मूले द्वारा इसकी परिभाषा ये बन गई कि किसी भी द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, जिसकी परिभाषा हम देने जा रहे हैं, लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण उसके उस द्विध्रुव पर लगने वाले एक बल तथा द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी। यहाँ देखिए ये लंबवत क्रिया रेखा ये है जिसकी दूरी क्या है 2l sin थीटा। तो
द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कौन बराबर होता है? बल युग्म का आघूर्ण। फार्मूला पता, डिफिनेशन अपने से तैयार। ठीक है, तो फिर से अगर हम इसको एक बार ना देखें, हम यहीं से अगर बना दें परिभाषा कि बल, सीधे बोल सकते हैं बल युग्म का आघूर्ण उस द्विध्रुव पर लगने वाले एक बल व द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। परिभाषा क्लियर? अब यहां पर परिभाषा हम रब करेंगे और इस फार्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। एक बल, यहां पर एक बल की बात किया है, एक बल कोई भी ले लीजिए, एफ से प्रदर्शित है, और द्विध्रुव पर लगने वाली लंबवत क्रिया रेखा की दूरी क्या है? 2l sin थीटा। तो यहां पर 2l sin थीटा आपने रख दिया। ठीक है, अब एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर Q इंटू E। ये फार्मूला पिछली वीडियो में जहां हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डिफिनेशन दी थी, वहां पर हमने ये फार्मूला आपको दिया था, F बराबर Q इंटू E। यानी किसी भी द्विध्रुव पर यानी कहीं पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल उसके आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। यही परिभाषा हमने आपको दिया था। तो आपको करना क्या है, यहाँ F की जगह क्या रख देना है? F की जगह सिर्फ रिप्लेस कर देना है QE गुणे 2l sin थीटा। ये आपका वैसे ही उतर गया। अब आपको फिर एक चीज जानना है, P बराबर क्या होता है? 2QL वैद्युत द्विध्रुव। P बराबर 2QL, ये भी हम पिछली डिफिनेशन बता चुके हैं। तो यहाँ देखिए 2QL, इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P। तो इसकी जगह आप लिख दीजिए P। बचा क्या? E बच गया और यहां से साइन थीटा बच गया। यहाँ टाउ यानी बल युग्म का आघूर्ण। ये इसके फार्मूले का डेरिवेशन हो गया। फिर से एक बार, एक बल उसकी जगह F, लंबवत दूरी 2l sin थीटा, ये जो लिखा हमने वो लिख दिया। फिर इसके बाद हमको F को चेंज करना है। F बराबर होता है Q इंटू E। तो F की जगह हम QE रिप्लेस कर देते हैं और ये आपको वैसे ही आ जाता है। फिर दूसरा फार्मूला प्रयोग करना है, P बराबर 2QL। तो यहाँ 2QL की जगह हमें क्या रखना है? P। तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, Q हटा देते हैं और L हटा देते हैं। इन तीनों की जगह हम क्या रख देते हैं? P। फिर बचता क्या है? E sin थीटा। इस प्रकार ये बल युग्म का आघूर्ण की डिफिनीशन आपको पूरी तरह से डेरिवेशन सहित क्लियर हो गई। अब इसकी दो स्थितियां भी होती हैं, उसके बारे में आपको जिक्र किए दे रहे हैं। स्थितियां, पहली स्थिति, यदि थीटा का मान, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो, तब क्या होगा? टाउ बराबर, तब टाउ बराबर क्या बन जाएगा? PE साइन थीटा। क्या क्या रखेंगे आप? 0। और साइन 0 का मान क्या होता है? 0। क्या होता है साइन 0 का मान? 0। इस प्रकार टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की मिनिमम स्थिति है, यानी कम से कम स्थिति है। मिनिमम MIN लगा दिया यहाँ पे कि टाउ मिनिमम इक्वल 0। और दूसरी परिस्थिति होती है थीटा बराबर, यहाँ पे यदि थीटा बराबर 90 अंश, तो यहाँ पर आपको फिर रख देना है टाउ बराबर PE साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर आपको रख देना है PE इंटू इसका मान क्या होता है? 1। तो टाउ बराबर आ जाएगा PE। और ये अवस्था इसकी मैक्सिमम की होती है। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ लेता है कि अधिकतम बल आघूर्ण और न्यूनतम बल आघूर्ण।
तो अगर सीधे कह दिया थीटा थीटा कोण नहीं देता है, वहां पर अधिकतम और न्यूनतम की बात करता है। तो जब न्यूनतम की बात करें तब आप सीधे थीटा बराबर 0 रख दीजिए। न्यूनतम पर आपका बला गुण 0 होता है और अधिकतम के लिए थीटा बराबर 90। अधिकतम के लिए ये फार्मूला आपका आता है। अधिकतम न्यूमेरिकल आता है इसका कि कोई भी न्यूमेरिकल दे देगा, कहेगा कि बल युग्म का गुण अधिकतम के लिए ज्ञात कीजिए, आप सीधे लगा दिए तो मैक्स बराबर ई। ये दो मान आपके सवाल में ही दिए रहेंगे, ध्यान रखें, बस गुणा करा दीजिए, आंसर आपका आ गया। इस प्रकार अभी ये चैप्टर खत्म होता है। अब अगली वीडियो में आपको इनके आगे के न्यूमेरिकल आपको बताएंगे।